Hello students, today we are going to discuss a new chapter of chemistry, that is chemical reaction and equation, and this is our first video of this chapter. In this chapter we will discuss about chemical reaction, identification of chemical reaction, chemical equations, types of chemical equation, balance and unbalance, next types of chemical reactions, then exothermic and endothermic reactions, and effect of oxidation reaction in everyday life, then corrosion, prevention of corrosion, rancidity and their preventions. ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शन. A chemical reaction is a change in which one or more substance or reactant react to form new substance with entirely different properties. केमिकल रिएक्शन का मतलब स्टूडेंट होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा चेंज है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड वो बनाते हैं. जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद जो न्यू कंपाउंड हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. जैसा कि नीचे आपको दिखाया गया है, इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि सोडियम एंड वाटर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है. सोडियम एंड वाटर दे आर द रिएक्टेंट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन. नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो आपके जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें हमेशा हम लेफ़्ट हैंड साइड पर रखते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस बहुत तरीके की हो सकती हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी हो रही हैं. तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुई है या नहीं है, उसे पहचानने के लिए कुछ तरीके हैं जो आप लोग नीचे देख पा रहे हैं. जैसे चेंज इन स्टेट, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी स्टेट ही चेंज होगी. तो अगर किसी कंपाउंड की स्टेट चेंज हो रही है तो हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है. देन चेंज इन कलर, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जब वो कंप्लीट होती हैं तो वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उनका कलर चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस. बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जब वो कंप्लीट होती हैं तो वहाँ किसी प्रकार की गैस इवॉल्व होती है. आपके सिलेबस में ज़्यादातर जो रिएक्शंस है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी. नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर. बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जब वो कंप्लीट होती हैं तो टेम्परेचर में चेंज हमें देखने को मिल सकता है. टेम्परेचर चेंज होने के लिए दो हैं यहाँ पर रिएक्शन जो आपको पढ़नी है आगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड देन लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. इनसॉल्युबल लेयर फॉर्म होती है यहाँ पर और उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्युबल लेयर फॉर्म होती है. तो ये आपके सारे जो तरीके हैं उससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन. जैसे आप लोगों ने देखा स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर जो हमने लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं, ये एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है. केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि केमिकल रिएक्शन में हम लोग वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं वहाँ. जैसे सोडियम है तो कंप्लीट हमें स्पेलिंग लिखनी है सोडियम, वाटर है तो पूरा वाटर हमें लिखना है. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन. लेकिन जब हम किसी एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, जब उनके सिंबल से हम किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ही हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. तो इसकी डेफिनेशन है, A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है मीथेन. तो मीथेन का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है CH4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ तो O2, और ट्राइंगल का जो शेप है वो हीट के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है और प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है. तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. ये दो तरीके की हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती हैं. जैसे रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ एटम अगर दोनों बराबर हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन.
और अगर कहीं एटम्स कम ज़्यादा हैं, किसी के भी एटम्स, कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड के एटम्स कम ज़्यादा हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। हमारे सिलेबस में बैलेंसिंग के लिए है, जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं, या आपके पास अदर कोई बुक है तो वहाँ आपके लिए बैलेंसिंग का काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन दे रखी हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जो है नेट पे मिल सकती हैं, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है कि अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसका करेक्ट जो आंसर है वो आपको माइंड में रखना है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जितना मास आपका रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर है देन इट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। अगर बराबर नहीं है तो हमें लोअर सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उस एटम में और उस इक्वेशन को हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि कोई भी रिएक्शन है और हमें उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव का मतलब है स्टूडेंट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है तो हम ऐसा उसमें एडिशनल क्या ऐड अप करें ताकि हमें उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ तरीके हैं। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उस सब्सटेंस की हम फिजिकल स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर दें कि ये सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है। यहाँ पर एक और स्टेट आपको याद रखना है, एक्वस। एक्वस जो स्टेट है, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम बनाने के लिए वाटर का यूज करते हैं और उन सॉल्यूशन को बाद में हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशंस। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो स्पेशल कंडीशन में ही परफॉर्म होंगी, अगर वो कंडीशन उन्हें नहीं मिलेगी तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं होंगी। एक कॉमन एग्जांपल है जो हम लोग अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है। और आप लोगों ने देखा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अलावा जो असेंशियल कंडीशन है वहाँ क्लोरोफिल और सनलाइट है। अगर क्लोरोफिल और सनलाइट ना हो तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके लिए असेंशियल कंडीशन जो कंपलसरी है, जो होना ही चाहिए उसमें, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो हम ऐसी बहुत सारी केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस हैं जो स्पेशल कंडीशन के अंडर ही परफॉर्म होंगी, अगर वो कंडीशन उन्हें नहीं मिलेगी तो हमें प्रोडक्ट भी वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जब वो कंप्लीट होती हैं तो हीट इवॉल्व होती है, यानी कि रिलीज़ होती है, तो हम वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल नीचे दिखाया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्रेशर जो है यहाँ पर 340 atm दिखाया गया है। यानी कि अगर इतना प्रेशर है तभी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी और आपको ये प्रोडक्ट मिल पाएगा। अगर हमारे पास इतना प्रेशर नहीं है, हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो असेंशियल कंडीशन है वो क्या है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। तो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट हैं यहाँ पर मेनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये मेन आपके टाइप्स हैं। इसके अलावा अदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती हैं, वो अदर हैं। मेन जो टाइप्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे सिंपल अगर हम बात करें, जैसे x + y और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर मिलेगा तो z। तो इस तरीके से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई करके आप लोग उसका आंसर बता सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A reaction in which two or more reactant combine to form a single product. For example, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और प्रोडक्ट हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जांपल H2 प्लस O2 और यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो वाटर है। आगे जो 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है स्टूडेंट, वो बैलेंसिंग के लिए। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम है, 2 × 2 = 4, यानी कि 4 एटम है। और यहाँ पर भी कितने एटम होने चाहिए, 4, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर, 2, और इधर आगे होल में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन के भी एटम कितने हैं यहाँ पर, 2, यानी कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को हम बिल्डिंग अप प्रोसेस बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको रिएक्टेंट दे रखा होगा सिंगल रिएक्टेंट, और वो अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन है इनकी, a reaction in which a single reactant break down to form two or more product is known as decomposition reaction। अब बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेकडाउन जो हमें कराना है वो कितने प्रकार से हम लोग करा सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका दे रखा है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब है हीट, यानी कि अगर हम हीट सप्लाई करें किसी भी रिएक्टेंट को तो वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो सकता है, और इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, और ट्राइंगल का भी मैंने आपको बताया साइन, इसका मतलब होता है कि हम लोग हीट दे रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एक से ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो हीट की वजह से हो रहा है, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि और ब्रेकडाउन हम किसके द्वारा करा सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास कराया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट आउट हो गए, तो इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल दे रखा है सोडियम क्लोराइड का, वो आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा जो है अभी डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और किसके प्रकार कर सकते हैं, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि सनलाइट में कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिन्हें हम सनलाइट में रखते हैं तो वो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फोटो ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे AgCl है, सोडियम आपका सिल्वर क्लोराइड दे रखा है, और सनलाइट की प्रेजेंस में हमने रखा तो ये सिल्वर एटम में और क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। और यहाँ पर कलर भी आपको देखने को मिलेगा कि पहले ये कंपाउंड जो है वो वाइट कलर का था, और अब ये जो कंपाउंड है वो ग्रेश वाइट का है, और क्लोरीन सेपरेट आउट हो गई। नेक्स्ट सिमिलर एक और एग्जांपल दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड, पेल येलो कलर कंपाउंड है ये, और इसमें भी हमने सनलाइट में जब रखेंगे इसका भी फोटो डिकम्पोजिशन होगा, और सिल्वर एटम और ब्रोमीन जो गैस है वो बाहर इवॉल्व होगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं वो कौन से हैं, तो उसका यही आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो इसके आगे की जो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें और इसका रिवीजन करें, साथ के साथ इसको आपको कॉपीज़ में नोट डाउन भी करना है। थैंक यू।